जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्णों के उच्चारण स्थान को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं या उच्चारण स्थान क्या है। तो कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। कोई भी वर्ण मतलब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। तो 52 वर्ण में से कोई भी वर्ण चाहे क हो, ख हो, अ हो या य हो, तो हिंदी वर्णमाला का कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, भिन्न भिन्न अंगों से बोला जाता है। तो जिस अंग से बोला जाता है वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मतलब किसी वर्ण को मुंह के जिस अंग से बोलते हैं वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः मुंह के 6 भाग हैं और इन्हीं 6 भाग की सहायता से हम सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण में किस वर्ण को किस अंग से बोलते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कंठ। कंठ मतलब कंठ, कंठ मतलब कंठ। तो कंठ वर्ण किसे कहते हैं? तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से, ये जो जीभ है जीभ के नीचे वाला भाग, तो कंठ और जीभ के नीचे वाले अंग के स्पर्श से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण को हम कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें हिंदी वर्णमाला में कंठ वर्णों की संख्या 9 है। वह 9 वर्ण कौन कौन है? अ, आ, ह, विसर्ग और कवर्ग। मतलब कवर्ग में 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब अ, आ, ह, कवर्ग और विसर्ग को हम कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा तालव्य, दूसरा है तालव्य वर्ण। तो तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? तो तालु जीभ के स्पर्श से, मतलब तालु मुंह के ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको तालु कहते हैं। मुंह के ऊपरी हिस्सा को हम तालु कहते हैं। तो तालु और जीभ के स्पर्श से मतलब सटने से बोला जाने वाला वर्ण तालव्य वर्ण कहलाता है। और तालव्य वर्ण की संख्या भी 9 है। वो है हर्ष ई, दीर्घ ई, य, तालव्य श और चवर्ग। अब आते हैं मूर्धन्य। अगला है मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं? तो मुंह, मूर्धा मतलब मुंह और जीभ के स्पर्श से, मतलब मुंह और जीभ के स्पर्श से बोला जाने वाला वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। और आपको बता दें हिंदी वर्णमाला में मूर्धन्य वर्णों की संख्या 8 है। री, र, मूर्धन्य स और टवर्ग। अगला है दंत्य। दंत्य का मतलब होता है दांत। दंत्य का मतलब होता है दांत। तो दांत और जीभ के स्पर्श से, दांत और जीभ के स्पर्श से जिस वर्णों को बोला जाए, उच्चारित किया जाए, उस वर्ण को हम दंत्य वर्ण के नाम से जानते हैं। और हिंदी वर्णमाला में दंत्य वर्णों की संख्या 7 है। वह वर्ण है ल, दंतिशा और तवर्ग। मतलब त, थ, द, ध, न तथा ल और दंतिशा को हम दंत्य वर्ण के नाम से जानते हैं। अब है ओष्ठस्य। ओष्ठस्य ओठ के, दोनों ओठ के, ओष्ठस्य का मतलब ओठ, ऊपरी ओठ और निचली ओठ, दोनों ओठ की स्पर्श से, दोनों ओठ की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण को हम ओष्ठस्य वर्ण के नाम से जानते हैं। और ओष्ठस्य वर्ण की संख्या 7 है। हर्ष उ, दीर्घ उ और पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। आप अपने स्वयं से उच्चारण करें प तो लगेगा दोनों ओठ सट रहा है, फ तो ऊपर और नीचे वाला ओठ सट रहा है। कंठ तालव्य, कंठ और तालु।
कंठ तालव्य का मतलब हो गया कंठ और तालु। कंठ तालु में जीभ के स्पर्श से, मतलब कंठ और तालु में जीभ के सटने से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण को हम कंठ तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला में कंठ तालव्य वर्णों की संख्या 2 है। उसका नाम है हर्ष ए और दीर्घ ए। उसके बाद है कंठस्थ। कंठस्थ वर्ण किसे कहते हैं? तो कंठ द्वारा जीभ के ओठ के स्पर्श से, कंठ के द्वारा जीभ और ओठ के स्पर्श से, कंठ जीभ और ओठ में सटने से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे कंठोस्य वर्ण के नाम से जानते हैं। और कंठोस्य वर्ण 2 है, ओ और औ। ओ और औ को कंठोस्य वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? तो दांत से जीभ और ओठ, माने दांत जीभ और ओठ के सहयोग से, दांत जीभ और ओठ के सहयोग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण को हम दंतोष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। और दंतोष्ठ वर्ण एक है, उसका नाम है व। तो ये सारे वर्ण और उसके उच्चारण स्थान है। अब आते हैं संयुक्त ध्वनियां किसे कहते हैं? संयुक्त मतलब मिला जुला। संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं? तो कहता है दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब एक स्वर के सहारे बोला जाए, मतलब 2 व्यंजन ध्वनि है लेकिन दोनों में एक ही स्वर लगा हो, तो वैसे व्यंजन ध्वनि को हम संयुक्त ध्वनि के नाम से जानते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब एक स्वर के सहारे बोला जाए तो उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे क्रीम, क्रीम हमने कहा तो ध्यान देंगे, हमने कहा क्री, मतलब की में ई की मात्रा लगी हुई है हर्षी, तो क में भी है और यहां र भी लगा हुआ है और म। तो यहां जो क्रीम बोले तब इसमें ई की मात्रा भी है और अ की मात्रा है। म में भी क्या है? अ की मात्रा है। मतलब र में भी अ की मात्रा है और यहां जो म में लिखा है यहां भी अ की मात्रा है। तो र में भी अ की मात्रा और म में भी अ की मात्रा, मतलब र भी व्यंजन है और म भी व्यंजन है, लेकिन दोनों में अ की मात्रा छिपी हुई है। तो वही कहा 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब एक ही स्वर के सहायता से, यहाँ अ स्वर है, से बोला जाए तो उसे हम संयुक्त ध्वनि के नाम से जानते हैं। उसका संपृक्त ध्वनि। संपृक्त मतलब अलग करना। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संपृक्त हो जाए, मतलब कोई एक ध्वनि है, कोई एक उच्चारण है जो 2 ध्वनि को अलग कर देता हो, तो वैसे ध्वनि को हम संपृक्त ध्वनि के नाम से जानते हैं। जैसे संबल, एक शब्द है संबल, तो सम स और ब है और स ब को अलग कौन कर दे रहा है? तो म कर दे रहा है। तो संबल में सम और ब को अलग करने के लिए म का प्रयोग हो रहा है, तो यहां म जो होगा वह संपृक्त ध्वनि का उदाहरण होगा। उसके बाद बलाघात या स्वराघात किसे कहते हैं? मोस्ट वीवीआई है। कई बार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि बलाघात या स्वराघात किसे कहते हैं? तो कहता है शब्द बोलते समय, किसी शब्द को बोलते समय उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द को बोलते समय उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जिस अक्षर पर या जिस वर्ण पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं वही वर्ण बलाघात या स्वराघात कहलाता है। जैसे हमने लिखा इंद्र, हमने क्या कहा? इंद्र। तो इंद्र बोलते हैं तो सबसे ज्यादा जोर हम ई पर दे रहे हैं। हमने कहा विष्णु, तो सबसे अधिक जोर हम वी पर दे रहे हैं। तो जिस शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए या जिस वर्ण पर सबसे अधिक जोर पड़े तो उसी वर्ण को हम स्वराघात या बलाघात के नाम से जानते हैं। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र हैं तो याद रख लेंगे, क्योंकि बार बार प्रश्न करता है कई बार बेमेल छाटने के लिए कि इसमें कौन कंठ वर्ण है या तालव्य वर्ण है या मूर्धन्य वर्ण है या दंत्य वर्ण है। तो इन वर्णों को देख लेंगे, आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।